जय हिंद एवरीवन। तो फिर से स्वागत है हमारे इस GK/GS डिस्कशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि हमारा घटना चक्र पॉलिटी अभी सीरीज चल रहा है और ये हमारा 11वां दिन है। और चैप्टर का हम बात करें तो हमारा आज चलेगा प्रस्तावना इस सेशन में। और इस सेशन को आप ध्यान से सुनिएगा और इसका PDF हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक लिंक जो कि टेलीग्राम का है, उसी पे हम लोग सारे PDF प्रोवाइड करते हैं। जैसे MCQ हो गया, जितना भी हम लोग क्लास करवाते हैं, डिस्कशन करवाते हैं, तो सभी का PDF वहीं पे अवेलेबल हो जाता है। तो फिलहाल हम आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो आज का चैप्टर का नाम है उद्देशिका, जिसको हम लोग प्रस्तावना भी कहते हैं। उद्देशिका या प्रस्तावना संविधान का एक अंग है ना। तो उद्देशिका और प्रस्तावना क्या है, इसके बारे में आज हम लोग समझेंगे और इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर को भी करेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहले उद्देशिका से संबंधित हम लोग इसका डिस्क्रिप्शन कुछ देखते हैं, है ना। इससे संबंधित फिर उसका ऑब्जेक्टिव करेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। कह रहा है कि उद्देशिका को ही हम लोग प्रस्तावना कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्देशिका को ही प्रस्तावना कहता है। तो कह रहा है उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब किया था? 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को जब संविधान बनाने की बात चली तो उसमें एक प्रस्ताव पेश किया गया है ना, जो कि एक संविधान के मतलब कैसे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उसमें सब प्रारूप मतलब एक ढंग दिया गया था, है ना। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया था। कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 कर पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में, कहा? संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया। क्या प्रस्ताव? तो प्रस्तावना उद्देशिका को पेश किया गया। क्या किया गया? उसको पेश पेश किया गया। आगे चलते हैं। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव के संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। जब इसको पेश कर दिया 13 दिसंबर 1946 को, तो अभी तो पेश हुआ था लेकिन इसको स्वीकार नहीं किया गया था। तो दिसंबर में पेश हुआ था और 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकृत कर लिया, जिसको हम लोग अंगीकार बोलते हैं ना। इसको क्या किया गया? अंगीकार कर लिया गया। क्या किया गया? अंगीकार कर लिया गया। कब अंगीकार किया गया? 22 जनवरी 1947 22 जनवरी 1947 कब स्वीकार किया गया? 22 जनवरी 1947 कर उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, है ना। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा क्या किया गया? अंगीकृत किया गया, स्वीकार कर लिया गया। आगे कर प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को ही परिवर्तित करके संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका बनाई गई। कह रहा है कि उद्देश्य प्रस्ताव सबसे पहले था, जब उसको अंगीकार कर लिया गया तब फिर उसको परिवर्तित कर दिया गया। अच्छा। परिवर्तित करके संविधान को इसको प्रस्तावना या उद्देशिका नाम दिया गया, है ना। प्रस्तावना या उद्देशिका। सबसे पहले तो उद्देश्य प्रस्ताव आया था। क्या आया था? उद्देश्य प्रस्ताव। सबसे पहले क्या आया था? उद्देश्य प्रस्ताव आया था। क्या आया था? उद्देश्य प्रस्ताव। लेकिन जब इसे 22 जनवरी 1947 के तहत जब इसे अंगीकार कर लिया गया, तब इसका नाम में परिवर्तन करते हुए इसको प्रस्तावना नाम दिया गया या फिर उद्देशिका। क्या नाम दिया गया? प्रस्तावना या उद्देशिका। यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा उद्देशिका में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। अब जब अंगीकार कर लिया गया तो इसमें 3 गो वर्ड जोड़ा गया। क्या वर्ड? 3 वर्ड। कईवें संविधान संशोधन? 42वें संविधान संशोधन के तहत 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 के तहत 3 शब्द को जोड़ा गया। कितने शब्द को? 3 शब्द को। कौन कौन? तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इसको खाली ध्यान से सुनते जाना है कि क्या क्या बोल रहे हैं, और चाहे तो इसे नोट भी कर सकते हैं।
तो क्या बताएं कि संविधान में 3 को जोड़ा गया। अति संविधान के प्रस्तावना में 3 वर्ड को जोड़ा गया। कौन कौन वर्ड का? 3 वर्ड को। कौन-कौन वर्ड? धर्मनिरपेक्ष, अखंडता और पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष। सॉरी, पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष वही हुआ। अच्छा। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अखंडता। तो कह रहे समाजवादी मतलब क्या हुआ? जैसे समाज में कैसे रहता है, सब समाज के रूप में, है ना, तो समाजवादी हो गया। जैसे हम भारत के लोग कैसे हैं? समाजवादी हैं। कैसे हैं? समाजवादी। कैसे हैं? समाजवादी। समाजवादी हैं। और पंथ निरपेक्ष है। पंथ निरपेक्ष मतलब धर्म निरपेक्ष जिसको बताते हैं। अच्छा। मतलब कि हमारा भारत में जो है कोई धर्म नहीं है, है ना? भारत कोई में कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन कोई धर्म नहीं होगा, जाति का अपना अपना धर्म लेकिन होगा। अपना अपना तो धर्म है, लेकिन किसी का जो है भारत का धर्म नहीं होगा, है ना? जैसे संविधान में सब चीज लिखा हुआ है, तो उसमें तो ये नहीं लिखा हुआ कि हम इस देवता को मानते हैं, उस देवता को मानते हैं। भारत में संविधान में लिखा हुआ है? नहीं, नहीं। इसीलिए संविधान का जो भारत का जो संविधान है वह कैसा धर्म निरपेक्ष है, मतलब उसका कोई धर्म नहीं है। लेकिन भारत के अंदर जो अलग अलग समुदाय के लोग हैं उसका अपना अपना क्या है? धर्म है। लेकिन भारत के संविधान का कोई धर्म नहीं है। धर्म निरपेक्ष मतलब क्या हुआ कि हमारा जो कानून है वो कोई धर्म नहीं मानता, है ना? कोई धर्म स्पेशल नहीं है। अगला चलते हैं, अखंडता। अखंडता मतलब क्या हुआ? जिसका खंडन नहीं किया जा सकता, मतलब इसको जोड़ करके रखना है सबको, है ना? अखंड भारत। जैसे चाणक्य का पूरा सपना था, सपना क्या उसको हकीकत भी किया, है ना? चंद्रगुप्त मौर्य के बदौलत। तो अखंडता है, मतलब उसको खंडन नहीं कर सकते। तो 3 शब्द को जोड़ा गया। पहला समाजवादी, आप कैसे होंगे? समाजवादी होंगे। उसके बाद धर्म निरपेक्ष, मतलब कोई धर्म नहीं होगा, भारत के संविधान का कोई धर्म नहीं होगा। उसके बाद अखंडता, उसका कोई खंडन नहीं होगा। तो 3 वर्ड को जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में। कौन कौन वर्ड था? समाजवादी, अखंडता, धर्मनिरपेक्षता। याद रहेगा। आगे चलते हैं। करा भारतीय संविधान की उद्देशिका ने भारत की संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया। करा उद्देशिका ने, किसने? उद्देशिका ने, वही प्रस्तावना ने भारत की संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया। कह रहा है कि प्रस्तावना के बारे में कह रहा है कि भारत को संपूर्ण प्रभु संपन्न, मतलब भारत जो है प्रभु संपन्न देश है। प्रभुत्व, कोई चीज का जो है कमी नहीं है। दूसरा है कुछ समाजवादी है। कैसा है भारत? समाजवादी है। फिर तीसरा कुछ पंथ निरपेक्ष है, मतलब धर्म निरपेक्ष, कोई उसका धर्म नहीं है। अगला लोकतंत्रात्मक, मतलब बोलने की सरकार को जनता चुनेगी। लोकतंत्रात्मक मतलब क्या हुआ? अपना कि राजशाही नहीं चलेगा, है ना? लोकतंत्र की सरकार है, मतलब उसका निर्वाचन होगा। कोई भी जब सरकार बनेगा तो उसका निर्वाचन होगा, लोकतंत्र, है ना? उसके बाद आगे गणराज्य। गणराज्य के मतलब होता है कि वंशानुगत ना हो, है ना? किसी भी राजनीति में, चाहे राष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमंत्री हो, ऐसा नहीं कि आप एक बार प्रधानमंत्री बन गए हैं तो आप अपने चाचा या अपना भाई को उतार दें फिर नहीं। वो जो प्रक्रिया है जनता के द्वारा, चाहे माध्यम प्रत्यक्ष हो, उसी को रखा जाएगा। हाँ, जैसे प्रत्यक्ष हो या फिर अप्रत्यक्ष हो, लेकिन संविधान के कानून के अनुसार ही चलना किया जाएगा। तो उसको गणराज्य कहते हैं। गणराज्य के मतलब समझ गए किसको बोलते हैं? कि वंशानुगत ना होना चाहिए। अगला के रूप में घोषित किया। तो क्या क्या उद्देशिका ने कहा कि भारत जो है प्रभु संपन्न है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक है और गणराज्य है। वो हुआ 5 गो, प्रभु संपन्न, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य, 5 गो है। वो हुआ 5 गो। संविधान के उद्देशिका अपने नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय देता है। कारण उद्देशिका जो है कई प्रकार के न्याय देता है? 3 प्रकार के। 3 प्रकार के न्याय। कौन प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन न्याय है? तो आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय, है ना? पूछेगा क्वेश्चन कि हमारे संविधान की उद्देशिका में, प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय है की व्यवस्था की गई है? 3 प्रकार के। कौन कौन? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। बोलो। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 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 तो कह रहा कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था है? 3 प्रकार की। कौन कौन? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है। उद्देशिका संविधान की विधिक निर्वाचन में सहायक है।
करा उद्देशिका जो हमारा प्रेम्बल है उस संविधान के जो विधिक मतलब कानून के जो निर्वचन में क्या है सहायक है। अगला चलते हैं। अगला है कि सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये व्यक्ति का नाम है सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, है ना। ये कुछ कथन कहे हैं प्रस्तावना के बारे में, तो देखते हैं क्या कहें। करा उद्देशिका हमारे स्वप्नों और विचारों का प्रतिनिधित्व करता है। करा अय्यर जी का कहना है, कृष्ण स्वामी अय्यर जी का कहना है कि उद्देशिका जो हमारे संविधान का है वो हमारे क्या है, उद्देशिका जो है हमारे स्वप्नों और विचारों को प्रतिनिधित्व करता है। किसका करता है? स्वप्न और विचार, मतलब एक कथन है ये सिर्फ कथन के तौर पर याद रखना है। पूछ देगा क्वेश्चन कि प्रेम्बल को या उद्देशिका या प्रस्तावना को, है ना, प्रस्तावना को स्वप्नों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है, किसने कहा था? तो कृष्ण स्वामी अय्यर जी ने। किसने कहा था? कृष्ण स्वामी अय्यर ने। किसने कहा था? कृष्ण स्वामी अय्यर ने। कृष्ण स्वामी अय्यर ने। तो कृष्ण स्वामी अय्यर जी क्या कहे थे उद्देशिका के बारे में? प्रस्तावना सपनों और विचारों का अति करता है, प्रतिनिधित्व करता है ना। अगला के मुंशी आगे हैं, दूसरा नाम क्या है? के एम मुंशी। तो मुंशी जी कहते हैं कि उद्देशिका हमारे प्रभु संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली है, है ना। करा मुंशी जी कहते हैं, क्या कहते हैं? जन्म कुंडली कि प्रभु संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली है। क्या है? करा उद्देशिका को जन्म कुंडली किसने कहा था? के मुंशी ने। उद्देशिका को जन्म कुंडली किसने कहा था? के एम मुंशी ने। और स्वप्नों और विचारों का प्रतिनिधित्व कृष्ण स्वामी अय्यर, है ना। कृष्ण स्वामी अय्यर। के एम मुंशी जी क्या कहते हैं? कि जन्म कुंडली है, कि जन्म कुंडली है। क्या जन्म कुंडली है? प्रस्तावना, है ना। प्रस्तावना क्या है? जन्म कुंडली है। आगे चलते हैं। प्रस्तावना को संविधान का भाग केशवानंद बनाम भारतीय केरल राज्य बाद में स्वीकार किया गया था। कह रहा है कि प्रस्तावना को, है ना, प्रस्तावना को जो है एक केस चला पहले, है ना, केशवानंद भारती। कौन केस? केशवानंद भारतीय बनाम केरल, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, है ना। केशवानंद भारती कोई व्यक्ति का नाम है और भरसेज राज सरकार केरल था। कौन था? केरल और केशवानंद भारती। क्वेश्चन पूछता है कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो है केस कब चला था? तो 1973 में, है ना, 1973 में। कह रहा कि प्रस्तावना को संविधान का भाग माना था इसमें, है ना। प्रस्तावना जो हमारा है वह प्रस्तावना को क्या माना? संविधान का भाग, संविधान का भाग है या फिर अंग कहिए, है ना। संविधान का भाग या अंग, मतलब कहने का मतलब है कि केशवानंद भारती और बनाम केरल राज्य सरकार के द्वारा 1973 में हुआ, तो उसमें प्रस्तावना को क्या मांगा? अंग कि भाग। प्रस्तावना भी क्या है? हमारे भारतीय संविधान के एक अंग है। इसमें है ना, क्या माना? अंग है। अगला है इससे पूर्व बेरुवादीवाद। कह रहा है कि केरल बनाम केशवानंद भारती 1973 में हुआ। इससे पहले भी वो केस हुआ था, है ना, 1960 में। इसका नाम है कौन केस? बेरुवारीवाद, है ना। इस केस का नाम है बेरुवारी विवाद या वाद को, है ना। बेरुवारी वाद मतलब होता है कंप्लेनर, है ना। बेरुवारी तो पहला हुआ था बेरुवारी विवाद, है ना। तो इसमें प्रस्तावना को क्या कहा गया? अलग अलग जैसे केस करता था तो अलग अलग उसमें सुप्रीम कोर्ट उसका कथन करता था। तो देखते हैं क्या कहता है। कह रहा उद्देशिका को संविधान का अंग नहीं माना, अच्छा, है ना। कह रहा बेरुवारी जो वाद हुआ था इसमें संविधान का अंग नहीं माना प्रस्तावना को, है ना। प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना। किस समिति को समाज में? बेरुवारी वाद में, है ना। बेरुवारी केस, सीधा बोलो, बेरुवारी केस में संविधान प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना, सीधा अंग नहीं माना। लेकिन माना किसने? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में,
केशवानंद भारती में मान लिया हाँ। और बेरूबारी में नहीं नहीं माना। माना। तब बेरूबारी हुआ था 1960 में हाँ। और केशवानंद कब हुआ था? 1973 में। तो सबसे पहले नहीं माना, हाँ। उसके बाद फिर मान माना। लिया। तो आगे चलते हैं। फिर हुआ तीसरा केस, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, है ना। तीन केस में इम्पोर्टेंट है। कह रहा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में हुआ था, है ना। तो 60 में हुआ था कौन? बेरूबारी। 60 में बेरूबारी और 67 में आ गया आपको ये गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, अच्छा। है ना। 67 में क्या हो गया? गोलकनाथ गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, गोलकनाथ बनाम पंजाब गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। इसमें क्या माना ये देखते हैं। प्रकरण में उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा गया, अच्छा। है ना। ये तो आत्मा कहा दिया कि जो है संविधान का जो आत्मा अगर है तो कौन है? प्रियम्बल है। प्रियम्बल। कौन है? प्रियम्बल है। कौन है? प्रस्तावना है, उद्देशिका है। तो ये हुआ था कौन से केस में? ये हुआ था गोलकनाथ वर्सेज पंजाब में। गोलकनाथ। गोलकनाथ वर्सेज पंजाब पंजाब में। सरकार में, गोलकनाथ वर्सेज पंजाब पंजाब में, गोलकनाथ वर्सेज पंजाब में। पंजाब में 1967 में। कर उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा गया है। समझ में आ गया? तो इसको पहले रिकॉल करते हैं। सबसे पहले 1960 में एक केस हुआ, बेरूबारी बाद या केस बेरूबारी बेरूबारी 1960 में। इसमें कहा गया कि प्रस्तावना जो है अंग उंग नहीं है संविधान का, है ना। इसको साइड करिए। फिर केरल फिर हुआ केस, हाँ। है ना। फिर हुआ केस कौन? गोलकनाथ वर्सेज पंजाब सरकार में। गोलकनाथ वर्सेज पंजाब पंजाब में 1967 67 यानी कि 60 के बाद 7 साल के बाद हुआ 67 में। तो इसमें कहा कि नहीं, प्रस्तावना जो है संविधान का आत्मा है। क्या है? संविधान क्या है? प्रस्तावना। आत्मा है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि कौन सा विवाद में, है ना, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था? कौन सा विवाद? गोलकनाथ गोलकनाथ वर्सेज पंजाब में, जो कि 1967 में हुआ था। उसके बाद हुआ था कौन? केशवानंद भारती सरकार केरल 1973 में। और इसमें जो है संविधान प्रस्तावना को संविधान का अंग माना। क्या माना? अंग माना। क्या माना? अंग माना। अब आगे चलते हैं। बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, है ना। करीब 1994 में आया। ये जो है लास्ट में आया बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, है ना। यूनियन ऑफ इंडिया कोई समिति होगा, वो सब मिलकर के केस किया होगा, है ना। अब बम्बई के भर से है। तो बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। बम्बई याद रखता है ना। बम्बई और बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। तो हुआ था 1994 में। कब हुआ था? 1994 में। कि चौथा केस हुआ बम्बई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के द्वारा 1994 में। अब इसमें क्या कहा गया? कहा बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारणा पुनः स्पष्ट की कि उद्देशिका संविधान का भाग है। तो भाग दो बोला। क्या कौन एगो बम्बई वाला और नहीं, एगो बम्बई वाला बोला और यूनियन एगो केरल वाला, एगो वाला कौन था? भाग है वही केरल वाला, यानी केशवानंद भारती वाला। कर केशवानंद भारती वाला और बम्बई और यूनियन वाला दोनों बोला क्या कि आत्मा जो है संविधान, प्रस्तावना जो है संविधान का क्या है? भाग है या फिर अंग है ना। तो इसमें जैसे दोनों दे देता है। जैसे जब क्वेश्चन देगा कि कौन सा विवाद में जो है प्रस्तावना को संविधान का अंग माना है, तो इसमें अगर दोनों दे देगा तो दोनों, बीपीएससी जैसे एक से अधिक क्वेश्चन पूछता है, तो इसमें अगर दोनों पूछेगा, दोनों दे देगा, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? एक या एक से अधिक हो जाएगा, है ना। और अगर वन डे वाला एग्जाम पूछेगा 4 ऑप्शन वाला, तो उसमें से वो हटा देगा, है ना, एक ही केस देगा। तो दोनों केस याद रखेगा तब ना। आगे कहना संविधान का भाग है तथा पंथ निरपेक्ष संविधान का मूल लक्षण है ना। और कहा बम्बई में कि तथा पंथ निरपेक्ष जो है, पंथ निरपेक्ष मतलब राज्य का कोई धर्म, मतलब देश का कोई धर्म नहीं है। कहना पंथ निरपेक्ष संविधान के मूल लक्षण है। इसका मूल लक्षण क्या है? धर्म निरपेक्ष है। कहना उद्देशिका की प्रकृति मतलब प्रस्तावना की प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, है ना। न्याय योग्य नहीं है, न्याय योग्य नहीं है। अगला
करा प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता के में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। करा हमारा जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है ना, उसमें स्वतंत्रता का जिक्र किया गया है। क्या चीज का? स्वतंत्रता तो कौन कौन से स्वतंत्रता है वो देख लेते हैं, है ना। उद्देश्य की प्रकृति में प्रस्तावना विचार, करा विचार की स्वतंत्रता, पहला विचार की स्वतंत्रता, दूसरा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फिर विश्वास, धर्म और उपासना। कौन कौन हुआ? विचार, धर्म, उपासना और विचार, विश्वास, अभिव्यक्ति, धर्म और उपासना। 5 गो हो गए। विचार, विश्वास, बात से विचार, बात से विश्वास और अभिव्यक्ति। विचार, विश्वास, अभिव्यक्ति, उपासना मतलब जो सहता होता नहीं, पूजा उजा है ना, तो उपासना हो गया। धर्म मैं कहता उपासन है, तो उपासना और धर्म क्या है? धर्म। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता कहना है, कई प्रकार की? 5 प्रकार की। और न्याय का कई प्रकार के था? 3 प्रकार के। धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक, है ना। 3 प्रकार के न्याय था, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, है ना। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये 3 प्रकार के न्याय था और 5 प्रकार के स्वतंत्रता। तो पूछ देता है कि कई प्रकार के न्याय है प्रस्तावना में? 3 प्रकार के। स्वतंत्रता क्या हुआ? 5 प्रकार के। तो स्वतंत्रता में कौन कौन है? विश्वास। इसमें से क्वेश्चन दे देता है, 4 गो ऑप्शन देगा, कहेगा निम्नलिखित में से प्रस्तावना में शामिल नहीं है ना। तो जो शामिल है पहले उसको याद करना है। तो 5 गो कौन कौन है? विश्वास है और उपासना। विचार पहले करो, विचार, पहले विचार करो तब विश्वास करो। पहले विचार तब विश्वास, जैसे होता है ना, पहले इस्तेमाल तब विश्वास, तो पहले विचार तब विश्वास, तब अभिव्यक्ति और धर्म और उपासना, है ना। 5 गो हो गए। 5 गो स्वतंत्रता है और 3 गो न्याय है। आगे चलते हैं। कह रहे इसमें प्रतिष्ठा और अवसर की समता उल्लिखित है। कह रहा समता 2 गो दिया है। कह रहा समता का अधिकार कई गो है? 2 गो है। प्रतिष्ठा का और अवसर की समानता, जैसे समानता होता है ना, समानता 2 गो है, प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। तो इसमें न्याय 3 गो हुआ, स्वतंत्रता 5 गो हुआ, लेकिन समानता कई गो? 2 गो। अवसर की समानता और प्रतिष्ठा की समानता, कई गो समानता है? 2 गो। प्रतिष्ठा की और अवसर की, प्रतिष्ठा की और अवसर की, प्रतिष्ठा की और अवसर की। हो गया यहाँ तक। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है ना। ऐसे प्रस्तावना को जो हमारा है संविधान के आत्मा कहा जाता है। अब यही बात पूछ देगा कि प्रस्तावना को संविधान के आत्मा में कहा जाता है, तो किस विवाद में इसको सही ठहराया गया था, मतलब कि संविधान को आत्मा है? कौन सा विवाद में आत्मा है? तो उसमें पंजाब वाला में, पंजाब और गोलकनाथ, है ना। गोलकनाथ वर्सेस पंजाब में, है ना। आत्मा भाग कह गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य में जो 1967 में हुआ था, उसमें प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था, जबकि अंग कौन कौन कहा था? अंग बोला था कर्नाटक वाला, केशवानंद और ये यूनियन वाला, है ना। बम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और बेरुवारी वाला तो मने कर दिया था कि अंग नहीं है। आगे चलते हैं। करा भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय माना है। करा कि भीमराव जो अंबेडकर है ना, उसने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, करा संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है उसको क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। क्या कहा? संविधान के आत्मा। संविधान के उपचार से संबंधित किसमें बताए थे, याद है? 32 में। तो 32 को ही भीमराव अंबेडकर कहे थे संविधान के आत्मा। क्या कहे थे? संविधान के आत्मा। अगर व्यक्ति से पूछे कि भीमराव अंबेडकर किसको कहा था, तो 32 को, संवैधानिक उपचार को। और इसमें अगर व्यक्ति के नाम नहीं ले तो ये हो जाएगा प्रस्तावना। तो इसमें 2 गो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है कि दोनों आत्मा कह रहा है। पहला तो प्रस्तावना से संबंधित है वो आत्मा था, जिसमें 2 गो केस हुआ था, 4 गो केस हुआ था, जिसमें 2 गो एगो आत्मा कहा था। कौन कौन? गोलकनाथ और पंजाब। उसमें क्या कहा था कि प्रस्तावना जो है संविधान का क्या है? आत्मा है। और एगो और कह रहा है कि भीमराव अंबेडकर जी जो थे उस संवैधानिक उपचारों के अधिकार, तो कह रहे संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में, ठीक है, अनुच्छेद 32 में। तो उसी को पार्टिकुलरली अनुच्छेद जो 32 है उसको जो है अंबेडकर जी कहते हैं
कि या क्या है, संवैधानिक के आत्मा है। हाँ। क्या है, संविधान संविधान के आत्मा है, संविधान के आत्मा है। तो दोनों दो वर्ड हो गया है ना, आत्मा तो दोनों एक ही है, लेकिन एगो कहा संविधान के उपचार के 32 वाला के, और एगो कहो प्रस्तावना के, तो दोनों दो वर्ड हो गया। समझ में आ गया ना। आगे कह के मुंशी ने उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री कहा है ना। कह अब ये न बताए थे के मुंशी है ना, कुंडली के कहा था, जन्म पत्री या कुंडली दोनों एक ही बात में हुआ है। जन्म पत्री बनाओ या फिर कुंडली बनाओ, दोनों तो एक ही हो गया। तो के मुंशी जो कहे क्या कहे, जन्म पत्री क्या कहा है, पत्री। और कृष्ण स्वामी अय्यर क्या कहे थे, विचार और स्वप्न का प्रतिनिधित्व है ना। कह रहा है कि प्रस्तावना जो हमारा है विचार और स्वप्नों का प्रतिनिधित्व करता है। किसने कहा था, तो कृष्ण स्वामी अय्यर, कृष्ण स्वामी अय्यर ने, कृष्ण स्वामी अय्यर ने। आगे चलते हैं। कह रहा उद्देशिका को राजनीतिक जनपत्रिका के मुंशी ने, ठीक है। अब कह रहा सुभाष कश्यप एक है, कौन व्यक्ति है, सुभाष कश्यप। कह रहा कि संविधान शरीर है ना, कह रहा संविधान शरीर है। कह रहा सुभाष कश्यप जी ने कहा था कि संविधान हमारा शरीर है और तो प्रस्तावना उसका आत्मा है। अच्छा है ना। कह रहा सुभाष कश्यप बहुत बढ़िया बात बोले हैं कि संविधान तो पूरा शरीर हो गया, आदमी का शरीर जैसे होता है ना, तो संविधान हमारा शरीर है और प्रस्तावना उसके क्या है, आत्मा है। मतलब प्रस्तावना उसका अंश है, आत्मा है। मतलब उसके बिना जो है संविधान जिंदा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ है। प्रस्तावना आधारशिला है, प्रस्तावना क्या है, आधारशिला है। तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है। तो संविधान क्या है, उस पर अटल है, खड़ा है ना। या किसने कहा था, तो सुभाष कश्यप जी ने, है ना। तो इतना बड़ा लाइन कहे थे सुभाष कश्यप जी ने, क्या कहे थे कि हमारा जो प्रस्तावना है वो आत्मा है और संविधान शरीर है ना। प्रस्तावना क्या है, आत्मा है और संविधान शरीर है। प्रस्तावना उसकी आत्मा है, संविधान शरीर है। कह कि प्रस्तावना आधारशिला है। अगर प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ा है। मतलब प्रस्तावना पिलर है ना, तो संविधान उस पर घर बना है ना। तो यह किसने कहा था, सुभाष कश्यप जी ने कहा था। किसने कहा था, सुभाष कश्यप। अब कह रहा भीमराव अम्बेडकर ने क्या ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा। संविधान, भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा। इसने संविधान को कहा था। किसको कहा था, कह संविधान का जो बुक है उसको क्या कहते हैं कि पवित्र क्या है, दस्तावेज। दस्तावेज मतलब कागज पत्थर होता है, डॉक्यूमेंट होता है ना। तो समझ में आ गया। तो आज का डिस्क्रिप्शन यहीं तक था और इससे संबंधित क्वेश्चन हम चलते हैं, देखते हैं। आप लोग भी इसका आंसर बताने का कष्ट करेंगे। तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा हम भारत के लोग, यही प्रस्तावना में है वर्णन है ना। प्रस्तावना का जो स्टार्टिंग वर्ड है यही है ना। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि प्रस्तावना का प्रथम वर्ड क्या है, तो पूछ देगा हम भारत के लोग और कुछ कुछ मिला के दे देगा, तो है ना। तो इसमें पहला वर्ड कौन है, हम भारत के लोग। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 न्याय था ना, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, 5 प्रकार स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, 2 तरह की समानता था, प्रतिष्ठा और अवसर प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने, मतलब भाईचारा बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज है ना 10 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मसमर्पित करते हैं, है ना। तो अंगीकृत वर्ड आ गया। इसका मतलब है कि प्रस्तावना को अंगीकृत कब किया गया था, 22 जनवरी 26 नवंबर 1949 को ना संविधान सभा द्वारा इसको स्वीकृत किया गया था। अच्छा, संविधान अंगीकृत हुआ था, ये भी तो हो गया। हाँ, 26 नवंबर 1949 होते हैं, ठीक ना। एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मर्पित किया गया था। कब, तो 26 नवंबर 1949 को,
अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय गणतंत्र की 26/1/1950 डेट दिया है। 26/1/1950 मतलब 26 जनवरी 1950 हो गया। को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? क्वेश्चन को समझना फिर से। करा भारतीय गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? 26 जनवरी 1950 को 50 से मनाए थे। तो करा सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? करा उस समय जो उसका वस्तुस्थिति क्या था? करा लोकतंत्रात्मक गणतंत्र था। लोकतंत्रात्मक गणतंत्र था। अगला है संपूर्ण प्रभु संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। करा संपूर्ण प्रभु संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। डी नंबर में बता रहा है कि संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य नहीं। इसका आंसर दिया सी, और सी में कह रहा है कि संपूर्ण प्रभु संपन्न लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। 3 को हम बात पढ़ाए थे ना शुरू में कि जब इसको अंगीकृत किया गया था तो भारतीय संविधान के उद्देशिका ने भारत को संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी और प्रांत निरपेक्ष ये 3 वर्ड को बोला गया था। उसके बाद में फिर 42वें संविधान संशोधन आया, तब उसमें ऐड किया गया। कौन कौन वर्ड? जो भी धर्मनिरपेक्ष, है ना, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता को। आगे चलते हैं। करा भारत के संविधान के निर्माताओं का मत। भारत के संविधान के निर्माता मतलब भारत के संविधान जो बनाने वाले थे का मत मतलब उनका जो अथी था उसका योगदान था। निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? उद्देशिका में, मूल अधिकार में, राज्य के निदेशक तत्व मूल कर्तव्य नहीं, उद्देशिका में। किसमें होता है? उद्देशिका में। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत जो था मतलब उसको कैसे होना चाहिए नहीं होना चाहिए किसमें प्रतिबिंबित होता है? तो प्रस्तावना में। किसमें होता है? प्रस्तावना में होता है। अगला क्वेश्चन है करा भारत के संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय? 3 प्रकार का। 3 प्रकार। स्वतंत्रता 5 प्रकार के और समानता 2 प्रकार का एवं भारतीय तो उसी प्रकार से उल्लेख किया गया है। तो पहला क्या हो जाएगा? कितने प्रकार के न्याय हैं? तो 3। स्वतंत्रता का है 5 और समानता 2 है ना, एवं भातृत्व का उसी क्रम से 1 नंबर हो जाएगा, है ना। ये सब याद रखोगे तो छटेगा। अगला चलते हैं। करा भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में कौन सा क्रम सही है? प्रस्तावना के सिलसिले में कौन सा सिलसिला सही है? तो प्रस्तावना में देखते हैं। तो प्रस्तावना हम लोग पढ़े थे ना भाई, हम भारत के लोग, भारत के एक संपूर्ण, तो इसको सीरियल से देख लेना है। इसमें भी मिला के बढ़ देता है और कहता है सीरियल में कौन है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा एक सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातंत्रात्मक और गणतंत्र। एक सार्वभौमिक मतलब सभी है ना, समाजवादी है, सब सामाजिक है, धर्मनिरपेक्ष मतलब बिना धर्म का, प्रजातांत्रिक है ना, प्रजातांत्रिक मतलब प्रजा का राज, प्रजातांत्रिक गणतंत्र मतलब अथी, प्रजातांत्रिक गणतंत्र मतलब हुआ कि वंशावली नहीं होगा। प्रजातांत्रिक गणतंत्र मतलब वंशावली लोकतांत्रिक होगा। क्या होगा? लोकतांत्रिक। अगला क्वेश्चन है, निम्न शब्दों पर विचार करें। तो कह रहा है कि समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष मतलब पहले कौन आएगा? ये नहीं कहना चाह रहा है। तो सबसे पहले सार्वभौमिक पढ़ाए थे, फिर आएगा धर्मनिरपेक्ष, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक और फिर समाजवादी है ना। आगे चलते हैं। कह रहा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? अभी पढ़ाए थे कि 42वां में 3 शब्द जुड़ा था। कौन कौन? समाजवादी, अखंडता, तीनों को 1976 में। हाँ, 42वें संविधान अनुच्छेद 1976। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है? कह रहा है कि किसको किसको जोड़ा गया है ना, तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष इसको जोड़ा गया है, यही हो जाएगा आंसर। और कौन था? अखंडता था। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी सब जोड़े गए थे। किसमें संविधान था? 42वां के तहत। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है ना? धर्म 42वें में। तो संविधान का प्रस्तावना क्वेश्चन क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से कौन भारत के धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। तो प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष हम लोग पढ़े हैं, वो तो ऑप्शन में देख लेना है। अगला है, कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान के प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था, है ना, सम्मिलित नहीं था। तो इसका अखंडता नहीं था। कौन नहीं था? अखंडता। बाकी था बंधुत्व, संप्रभुता और समानता सब था, अखंडता नहीं था। ये तो लाया गया कब? 1976 में लाया गया जी। 42वें संविधान संशोधन 1976 में कौन कौन लाया गया? अखंडता, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी। 3 लाया गया। तो देखो कैसा क्वेश्चन घुमा घुमा पूछता है, इसीलिए कहते हैं कि कॉन्सेप्ट से पढ़िए, है ना। और कॉन्सेप्ट से पढ़ना है तो इस चैनल से आप लोग जुड़े रहिए और पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। और इसका PDF भी हम टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर देते हैं, आप वहां से भी जाकर रिवीजन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित में जोड़े गए हैं? वही समाजवाद है कि ग्राम की पंथ निरपेक्षता है? कौन है? पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्ष है, समाजवाद भी है, ग्राम स्वराज नहीं है, संपूर्ण प्रभु संपन्न नहीं है, यानी कि 1 और 3 हो जाएगा। ठीक है। अगला है, कर संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता के बताइए, है ना। करा कि विचार करना है, हम बोलते हैं करा पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोगतवा उद्देशिका बना। सही बात है। ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव मतलब वही प्रस्ताव जो दिया था, तो क्या बन गया? वो उद्देशिका बन गया। अगला है, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है जी, है ना। सही बात है, न्याय योग्य नहीं है। बताए थे ना कि इसकी प्रकृति कैसी है? न्याय योग्य नहीं है। अगला है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है। ये तो गलत बात नहीं है, इसका संशोधन किया जा सकता है। 1, 2 और 4, है ना। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है, ये गलत है ना। इसका संशोधन हो सकता है। अगला है, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। कह रहे संविधान के जो विशिष्ट प्रावधान है को यह रद्द नहीं कर सकता है। तो ये बात सही है। ये क्या है? सही है। अगला है, कह रहे संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? कह रहे प्रस्तावना जो है उसका विधिक स्वरूप क्या है? तो हम पढ़ते हैं, देखना। यह लागू किया जा सकता है, यह लागू नहीं किया जा सकता है, विशेष परिस्थिति में लागू किया जा सकता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। पहले क्वेश्चन पढ़ना है, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? तो यह लागू नहीं किया जा सकता, है ना। यह लागू नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। तो ऑप्शन अभी न बताए, उद्देशिका में कब संशोधन किया? 42वें संविधान संशोधन 1976 में हो गया। कर समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया था 42वें संविधान 42वें तहत। कर भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द की संशोधन। 42वें संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान के प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं है, मतलब कौन सा शब्द नहीं है? तो समाजवादी है ये है, पंथ निरपेक्ष है ये है, अखंडता है ये, गणराज नहीं था, है ना। तीनों को नहीं जोड़ा गया था। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है, वही है 42वां। अगला है, करा भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है ना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सभी मतलब क्या? तो पढ़ते हैं, करा भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है सामाजिक, आर्थिक, विचार और व्यक्ति सब आ रहा है ना। स्वतंत्रता में अवसर की समानता, समानता में 2 प्रतिष्ठा के और अवसर के, अब व्यक्ति का प्रतिष्ठा आएगी। तो 5 तरह का स्वतंत्रता है, 3 तरह के न्याय है, 2 तरह के समानता है ना। तो इतना प्रस्तावना में वर्ड है। और 42वां संशोधन हुआ था जिसमें 3 गो शब्द जोड़ा गया। कौन कौन? तो समाजवादी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को, है ना। ये सब मेन इंपोर्टेंट है। आगे चलते हैं, इसमें 3-4 गो केस हुआ था, है ना। पहला केस हुआ था कौन? बेरीवारी, है ना। बेरीवारी बाद हुआ था 1960 ईस्वी में, जिसमें प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था। फिर हुआ 1967 में गोलकनाथ वर्सेस पंजाब, जिसमें संविधान को आत्मा माना। फिर हुआ तीसरा का 1973
1973 में केशवानंद भारती बनाम उसमें केरल अंग में, माना गया संविधान को, जिसमें संविधान के प्रस्तावना को अंग माना गया। हाँ। फिर चौथा, फिर एक और हुआ था ये बम्बई मुंबई बनाम इंडियन यूनियन हाँ। ऑफ इंडिया के तहत। हाँ। तो इसमें भी क्या कहा गया कि संविधान प्रस्तावना क्या है, भारतीय संविधान का अंग है। क्या कहा, प्रस्तावना क्या है, अंग है। अच्छा। क्या कहा था, अंग। अंग है। ये हुआ था आपको 1994 ईस्वी में। कब हुआ था, 1994 1994 ईस्वी में। उसके बाद इसमें इम्पोर्टेंट और क्या था, इसमें इम्पोर्टेंट यह था कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा, प्रस्तावना को जन्म कुंडली किसने कहा था, के.एम. मुंशी जी ने। किसने कहा था, और कहा था एक अय्यर जी कहे थे, कृष्ण स्वामी अय्यर जी कहे थे कि हमारा जो प्रस्तावना है वह सपनों और विचारों का प्रतिनिधित्व करता है। सपनों और विचारों का प्रतिनिधित्व करता है। किसने कहा था, कृष्ण स्वामी अय्यर जी ने कहा था। और एक थे कौन, और एक सुभाष कश्यप थे। तो सुभाष कश्यप जी कहे थे कि हमारा जो संविधान है वो शरीर है, संविधान क्या है, आत्मा है, और प्रस्तावना उसके आत्मा है। जिस प्रकार पिलर के रूप में अगर काम किया जाए तो प्रस्तावना है, और उस पर घर बनेगा तो वह सभी धान के रूप में काम करेगा। तो सुभाष कश्यप जी ने कहा था। जबकि एक अलग से क्वेश्चन और बताए थे कि भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान के अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकारों को संविधान के आत्मा के रूप में माना था। क्या माना था, आत्मा को। और भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान का जो किताब है उसको प्रमुख या पवित्र दस्तावेज को माना था। हो गया सर, आगे चलते हैं। इतना ही था डिस्क्रिप्शन में। अब उससे संबंधित और हाँ कुछ और था कि इसमें प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता था, 3 प्रकार के न्याय था और 2 प्रकार की समानता था, है ना, इतने दिन था। और इसमें 42वें संशोधन हुआ था जिसमें 3 वर्ड को जोड़ा गया था, समानता, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष। आगे चलते हैं। कह रहा भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है जनता के जनतंत्र शब्दों से। कह रहा है कि जनता के जनतंत्र शब्दों से, जनता के जनता से नहीं होता। पहले क्या कहता है, हम भारत के लोग। अच्छा, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, तो जनता हुआ। हम भारत के लोग क्या हुए, जनता हुआ। और जनता से एक संवैधानिक को शक्ति मिलती है, और वही शक्ति जो है हमारे भारत पर क्या होता है, लागू रहता है, जिससे हमारा भारत सुचारू रूप से चलते रहता है। आगे कह हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है, प्रस्तावना में किया गया है। सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव है। सभी व्यक्ति क्या है, मानव है। यह सिद्धांत जाना जाता है। तो यह सार्वभौमिकता से, किससे, सार्वभौमिकता से। अगला कल भारत के संदर्भ में कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। मतलब धर्मनिरपेक्ष के मतलब क्या होता है ये जानना चाह रहा है कि धर्मनिरपेक्ष वर्ड क्या है। हमारा संविधान किसी तो इसका उत्तर हो जाएगा कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। भारत में राज्य का कोई राज्य मतलब देश का कोई धर्म नहीं है। अगला कहा कि कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। अब शब्द तो सब पते हो गया, अब हम पढ़ते हैं उसका छाट लगा ना। समाजवादी है ना, ये तो मतलब है, तो पंथ निरपेक्ष है, प्रभुत्व संपन्न है, लोक कल्याण नहीं है ना, लोक कल्याण नहीं है ना। लोक कल्याण किसमें है, नीति निर्देशक तत्व में है। तो इस तरह से कंफ्यूज करके क्वेश्चन देखता है ना, इसीलिए इसको याद रखिए। कर भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। 5 प्रकार की हम स्वतंत्रता बताए थे। पहले क्या था, विचार, उसके बाद विचार करिए, फिर विश्वास करिए, फिर अभिव्यक्ति करिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और फिर उपासना और धर्म। 5 में से जो अलग होगा वो छट जाएगा। विचार की स्वतंत्रता नहीं, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता ये भी सही है। विश्वास, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, हमें आर्थिक समानता में है। किसमें, न्याय में है। किसमें, न्याय में। आर्थिक और राजनीतिक और सामाजिक न्याय, हमें आर्थिक किसमें है, उसमें। अगला कह कि कौन भारतीय संविधान के प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है। कह कि प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है, वही बात है। सामाजिक न्याय,
आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, धार्मिक न्याय, कौन नहीं है? धार्मिक तो धार्मिक न्याय नहीं नहीं है। 3 तरह का न्याय है ना। अगला है संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? पढ़ते हैं। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के नहीं थे। तो सही तो है। अरे समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग में नहीं थे। इसको तो जोड़ा गया था 1976 में ना, 1950 में। गलत हो जाएगा। तो यही गलत है, गलत ही पूछ रहा था। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? कौन सा भाग? प्रस्तावना या फिर उद्देश्य का, है ना। और अनुच्छेद जब पूछ देगा कि संवैधानिक उपचार के अधिकार, है ना, किस अनुच्छेद को कहा जाता है? तो 32 को। और किसने कहा था? तो भीमराव अम्बेडकर जी ने। आगे चलते हैं। कह किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभुत्व प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा? जन्म कुंडली, जन्म कुंडली के ने कहा था। कह संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? दस्तावेज किसने कहा था? अगला क्वेश्चन है किस बात के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? बेरुवारी में। किसमें है? बेरुवारी 1960 में होता है बेरुवारी। 1960। ठीक है। अगला कह किस बात में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? 1973 वाला, है ना, 1973। इसमें दिले यूनियन ऑफ इंडिया बनाम डॉक्टर कोहली, ये तो होबे किया था। बनारसी दास नहीं, बम्बई बनाम यूनियन, ये तो होगा। देखो इसमें बम्बई वाला नहीं, वो वाला नहीं दिया है। कौन था? इसमें भी तो मान भी किया। गोलकनाथ वाला ना, गोलकनाथ, सॉरी केशवानंद वाला नहीं दिया है, लेकिन ये दिया है मुंबई वाला। तो ये हो जाएगा। कर किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? कह रहा है कि किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने, किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया, मतलब वही अंग हो गया, है ना। तो बेरुवारी की AK गोपालन की प्रीवी पर्स की केशवानंद हो जाएगा। अगला भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों को रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। तो मूल अधिकार, राज्य के निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्य के अध्याय में। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है ना, कौन करता है? तो संविधान के प्रस्तावना। संविधान के प्रस्तावना। भारत के संविधान के उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय हैं? उद्देशिका में 3 प्रकार के हैं। कौन कौन? में 5 प्रकार, राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक नहीं, आर्थिक, है ना। न्याय 3 प्रकार के, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। अगला है भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? आर्थिक न्याय प्रस्तावना में किया गया है। सॉरी, उद्देशिका और मतलब आर्थिक न्याय दोनों में है। अच्छा। उद्देशिका में भी है और नीति निर्देशक तत्व में भी है। नीति निर्देशक तत्व किसमें है? 36 से 51 में है ना। अनुच्छेद कितना में? 4 में, भाग 4 में, और 36 से 51 अनुच्छेद में। और कह रहा है कि आर्थिक जो न्याय है, न्याय में उद्देशिका में क्या पढ़ा है कि न्याय 3 प्रकार के होता है, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। तो आर्थिक न्याय के बारे में बोल रहा है कि या तो उद्देशिका में है ये और किसमें है? तो नीति निर्देशक किसमें है? संविधान में दिया गया अमुख या स्टार विवादित क्वेश्चन है, जिसको छोड़ देते हैं। कारण निम्न में से कौन सही है? सामाजिक समानता संविधान में प्रत्यभूत नहीं है। नहीं, तो गलत है। ये तो है ही है। ये सामाजिक समानता नहीं है, मतलब है तो गलत है ना। तो गलत हो गया। कारण देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी। नहीं, पहले से कहाँ था? कारण सामाजिक समानता संविधान में प्रत्यभूत है। मतलब ये सही है, मतलब सामाजिक समानता और संविधान में प्रत्यभूत है। कारण सामाजिक में प्रत्यभूत है संविधान में। कौन कौन बात? तो सामाजिक और समानता। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए यही तक। तो आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा, ताकि जब वीडियो हम डालें तो आपको पहले पहुंच जाए। तो वीडियो वॉच करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।